देखिए, अगर बात कर लें कि संविधान के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्वशासन को, हाँ अब याद आ गया, ग्रामीण स्वशासन कहो या ग्राम पंचायत कहो, और इसी तरह ग्रामीण स्वशासन, इसी तरह नगर पालिका को क्या कहते हैं, शहरी स्वशासन। ग्राम पंचायत को बोल सकते हैं ग्रामीण स्वशासन, और नगर पालिका को क्या बोल सकते हैं, शहरी स्वशासन। तो 73 में जानते हैं कि ग्रामीण स्वशासन या ग्राम पंचायत का उल्लेख है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्वशासन में क्या क्या शब्द शामिल किए गए हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्वशासन में जिला पंचायत जोड़ा गया है, और ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत, है ना, ब्लॉक पंचायत कहेंगे या क्षेत्र पंचायत कहेंगे, बात एक ही है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्वशासन तो है ही, क्योंकि हम जानते 3 स्त्री है, ये किसने कहा है, 3 स्त्री कहा है बलवंत राय मेहता समिति ने, जबकि 2 स्त्री कहा है अशोक मेहता समिति ने। तो 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्वशासन में जानते हैं 3 लोग होते हैं आप, तो ग्रामीण स्वशासन होगा, और जिला पंचायत जोड़े गए हैं, और ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत। तो भारत संविधान के अंतर्गत संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को व्यवस्था की गई है। तो जानते हैं आपको ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 के द्वारा किया गया। अनुच्छेद 40 किसके बीच में आता था, अनुच्छेद 40 36 से 51 बोले तो DPSP, और भाग 4 के काम में, भाग 4 का काम तो मूल कर्तव्य रहता है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के द्वारा आता है। तो पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि बोले तो फंड पर निर्भर होती हैं। तो सरकारी अनुदान पर निर्भर, अनुदान को हो या बजट को, बात एक ही है। तो पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः सरकारी बजट पर निर्भर होती हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1950 को मनाया जाता है। एक पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने आयु प्राप्त कर ली हो 21 वर्ष। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है, तो मेला एवं बाजार कर, मतलब मेला पर जो टैक्स लगता है, हमने ट्राली गिट्टी कुरवा दिया, कुछ में लगवा दिया, है ना। तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है, मेला एवं बाजार पर कर होता है। देखिए, शायद कुछ कंफर्म नहीं कि 93वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का 15% सदस्य होगा वो प्रांत विधानसभा। देखिए, लोकसभा में कितना सदस्य, इसमें 543 है। 543 में से 524 और 19 बचा, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 84 सीट आरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, SC ST के लिए, तो SC के लिए 84 है, और ST के लिए क्या है, 47 है। जैसे कि लोकसभा में 543, इसी तरह राज्यसभा में कितना है, 243 से 12 है, और 233 है ना। अब फेडरल की स्थापना दिल्ली में 1937 में की गई थी। फेडरल बैंक की स्थापना दिल्ली में 1937 में की गई थी। निवारक निरोधक कानून की सूची का विषय, तो निवारक निरोधक कानून संवर्धित सूची का विषय। संवर्धित सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहो, केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे क्या केंद्र की बात कर रहा है ना। तो केंद्र का केंद्रीय वार्षिक बजट की, मतलब कि जो केंद्र, मतलब मोदी जी ने राष्ट्रपति के द्वारा, भाई हाँ, मोदी राज्य राष्ट्रपति के द्वारा, या केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण को हो या बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 112 में है। जबकि राज्य का बजट किस में उल्लेख है, तो राज्य का बजट 202 के क्लॉज 3 में अनुच्छेद में है। अगर केंद्र के बजट का बात करें तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 112, जो आप जानते हैं 112 में क्या है, केंद्र के बजट का उल्लेख है। जबकि राज्य के बजट का उल्लेख किसमें है, तो 202 के क्लॉज 3 में अनुच्छेद जो है राज्य के बजट का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को या जीवन का अधिकार को, तो अनुच्छेद 21 में देखिए क्या है, वो जीवन जीने का अधिकार है, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 के ए, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, क्योंकि जीवन का अधिकार के बाद जस्ट 21 अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, और 21 के ए में या का में शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो जोड़ा गया है, जो कि मूल कर्तव्य में पहले
42वें संशोधन 1946, 42वें संशोधन 1976 तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार सरोवर सिंह की सिफारिश पर। और लेकिन 11वां संविधान 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है। विदेश यात्रा का अधिकार किस अधिकार में शामिल है? तो विदेश यात्रा का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। मनमानी गिरफ्तारी के संरक्षण के संबंध में निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार किसी व्यक्ति के लिए भी मनमानी गिरफ्तार अनुच्छेद 22 में है। तो कितने दिनों तक व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह तक या 90 दिन तक। भारत में धन विधेयक का उल्लेख संसद के सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? तो लोकसभा को हो या विधानसभा को। वर्तमान राज्य क्षेत्रों या सीमा के क्षेत्रों में परिवर्तन संबंधी विधेयक किसकी सहमति से प्रस्तुत होता है? तो राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति को निषेध अधिकार या वीटो को राष्ट्रपति को निषेध अधिकार या मतलब किसी याचिका को अधिनियम को बंद करने की या लौटाने की या मना करने की शक्ति को कहते हैं निषेधाधिकार। निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति की अनुच्छेद किस शक्ति में? तो अनुच्छेद 111 में वीटो की शक्ति प्राप्त राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। यह कौन सा संशोधन द्वारा लागू की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को दोबारा के लिए भेज सकता है, लेकिन जब फिर लेकर आएगा तो उसको मना नहीं कर सकता। तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। देखिए 42वें संशोधन 1976 के द्वारा उसकी बात को मना कर सकता है, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा उसकी एक बात लौटा लेकिन दोबारा उसको स्वीकार कर लेगा। यह अवधारणा किस संशोधन द्वारा जारी की गई थी? अच्छा, देश में राष्ट्रीय आपातकाल बोलो तो 60 है ना, 52, 56, 60 होता है। 352, 356, 60 राष्ट्रीय शासन आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो यहाँ पे बोला राष्ट्रीय आपातकाल। देश में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर जारी करता है? तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर देश का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल जारी करता है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल जारी करता है। देखिए बात कर लीजिए अगर 1857 की क्रांति जो असफल है उसका कारण क्या होता है? उसका सबसे मेन कारण कि योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोह की असफलता का सबसे प्रमुख कारण यह भी था कि कोई योग्य नेता नहीं था जो सभी विद्रोहियों को एकजुट कर पाता। तो इस विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित किया गया था, जो 82 वर्ष का बुजुर्ग था, है ना। इसको मतलब दोष दिया गया। तो जॉन लॉरेंस अंग्रेज था। जॉन लॉरेंस के अनुसार यदि उनमें मतलब विद्रोहियों में या जो ऑब्जेक्शन कर रहा था या जो हमारे मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको क्या कहते हैं? विद्रोह कहते हैं, जो ऑब्जेक्शन करता है ना। तो यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते, ये हमारे जॉन लॉरेंस ने कहा था। देखिए विद्रोह का सीमित स्वरूप। यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं चला था, यह केवल रुहेलखंड, अवध, दिल्ली, मध्य भारत तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों तक फैल, जबकि बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, दक्षिण भारत इससे अछूता रहा। देखिए विद्रोह के समय अनेक शक्तिशाली नरेशों ने विद्रोहियों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया और सिखों और गोरखों ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। देखिए 1857 का विद्रोह बिना किसी निश्चित पूर्व योजना के आरंभ हो गया था। इसका कोई निश्चित केंद्रीय संगठन नहीं था, निश्चित उद्देश्य की कमी। देखिए विद्रोह का स्वरूप की बात करें तो विद्रोह के स्वरूप के बारे में अधिकांश विद्वानों को आपस में मतभेद है। इस विद्रोह को 3 प्रारूप में बांटा गया है। पहला, यह विद्रोह सैनिक विद्रोह था। दूसरा, यह एक राष्ट्रीय संघर्ष को यह स्वतंत्रता संघर्ष था। तीसरा क्या है? यह एक सामंती असंतोष तथा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन था। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जॉन लॉरेंस और सीले ने के अनुसार यह कहा था, यह विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था। रीज के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। होम्स के अनुसार यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। जेम्स आउट्रम और टेलर के अनुसार क्या कहा था? यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। आउट्रम ने क्या कहा था? यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू
शिकायतों का लाभ उठाया गया। और बेंजामिन डिज़रायली ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो भी आता है, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। मीन्स 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। वीडी सावरकर ने इस 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष बताया है। तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष मतलब 1857 विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष किसने बताया है? तो वीडी सावरकर ने। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एसएन सेन थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया। देखिए, इस 1857 विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया और अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। मतलब ये जो है, इस विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों ने 1858 लाया और इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो 1857 विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। 1857 विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया और इसके लिए पील कमीशन नियुक्त किया गया। पील कमीशन नियुक्त किया गया था सेना का पुनर्गठन करने के लिए। देखिए, इस पील कमीशन के ही सिफारिश पर आधार पर भारतीयों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और तोपों तथा कारखानों से भारतीयों को हटा लिया गया। पील कमीशन के आधार पर सैनिकों में सैनिकों में नई भर्ती के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसने फूट डालो यूज करो की नीति का पालन करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय एवं धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। अगर बात कर लें कि यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या था, तो यूरोपीय अगर 1 था तो उससे 2 गुना कौन था? 2 गुना भारत थे, है ना। यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 का अनुपात निर्धारित किया गया और मद्रास और मुंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। अगर हम बात कर लें कि 1858 जो अधिनियम आया था, इसके द्वारा क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 अधिनियम आया, इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर वायसराय नामक पद का सृजन हुआ। तो अंतिम गवर्नर जनरल कहो या प्रथम वायसराय कहो, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और यही भारत के प्रथम वायसराय थे, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय बना दिया गया था। तो अंतिम गवर्नर जनरल हमारे अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और यही भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए। वायसराय कैनिंग के समय ही अंतिम गवर्नर जनरल कहो या प्रथम वायसराय कहो, तो बोले तो कैनिंग के समय ही 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 ईस्वी का 58 के बाद 61, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, 1861 का हाई कोर्ट एक्ट आया, 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित किया गया। अगर हम बात करें पुस्तक की, तो 1857 की पुस्तक जो है एसएन सेन ने लिखी थी और द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 वीडी सावरकर ने लिखा था। तो वीडी सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट और द ग्रेट रिबेलियन लिखी थी अशोक मेहता ने। द ग्रेट रिबेलियन लिखी थी अशोक मेहता ने। द स्कॉपी मीटिंग द रिवोल्ट, द स्कॉपी म्यूटिंग द रिवोल्ट 1857 आरसी मजूमदार ने लिखा था। अगर बात कर ले वायुदाब, तो वायु का अपना भार होता है जो किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है। वायु का अपना भार होता है जो किसी क्षेत्र के ऊपर
विस्तृत वायु स्तंभ के धरातल पर लंबवत दबाव डालता है। इस दबाव डालने की प्रक्रिया को ही वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को बैरोमीटर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं। पारे के तल में या पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान आने की सूचना देता है। यदि पाठ्यांक पहले धीरे धीरे गिरता है, यदि पाठ्यांक या पारे का तल, पाठ्यांक को या पारे का तल कहो, यदि पाठ्यांक या पारे का तल धीरे धीरे गिरता है और पुनः धीरे धीरे बढ़ता है तो यह वर्षा की स्थिति को दर्शाता है। और पारे के तल का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात का आपको पता है कि इसका मतलब क्या है कि मौसम साफ होगा। तो पारे के तल का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवात या साफ मौसम को संकेत देता है। तो हमने क्या सीखा कि पारे का तल अगर अचानक गिर गया तो तूफान आएगा, और अगर ऐसे अचानक या धीरे धीरे या ऊपर उठ जाएगा तो मौसम साफ रहेगा। अगर अचानक गिरा तूफान आया ऐसे हुआ तो मौसम साफ होगा। और अगर पहले धीरे धीरे गिरता है फिर उठता है मतलब पानी बरसा था, बंद हुआ था, पानी न जा रही थे न हम कावे दिए थे, मतलब पानी गिरता है और पानी मतलब बंद तो नहीं हुआ तो रुको हो, तो मतलब कि वर्षा की स्थिति को दर्शाता है।